भारत और यूएई की व्यापारिक बैठकें जारी हैं। मैं इस समय दुबई में हूं और यहां पर हम बात करेंगे व्यापारियों से जो भारत से आए हैं और व्यापारिक रणनीतिकारों से। मध्य प्रदेश इंदौर से हमारे साथ प्रवीण कुमार जैन साहब साथ में हैं जो एक व्यापारिक रणनीतिकार हैं। सर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात का जो व्यापारिक संबंध है वो भारत के लिए कितना लाभप्रद है, कितना फ़ायदेमंद है? भारत के लिए इस दृष्टि से लाभप्रद है कि दुबई एक गेटवे ऑफ वर्ल्ड है। यहाँ से कोई भी चीज़ कहीं भी भेजना हो तो बहुत आसानी से भेजी जा सकती है और ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ कई देशों के लोगों से आपको मुलाकात होती है। दूसरा, लीगल और अदर फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से सेफ़ और सुरक्षित जगह है, इसलिए ये बहुत मायने में हमारे लिए उपयोगी है। क्योंकि हमारे अगर एयर कनेक्टिविटी हम देखें या पोर्ट से कनेक्टिविटी देखें तो बहुत नज़दीक है ये, तो इसलिए हर दृष्टिकोण से दुबई को हम गेटवे फॉर इंडिया सोच सकते हैं। हमारे जो वाणिज्य मंत्री हैं जी। उनकी बैठक हुई जी अपने यहाँ के समकक्ष के साथ में और जो सकारात्मक बातचीत हुई है। अब उन्होंने एक लक्ष्य रखा है भविष्य के लिए और वो बड़ा लक्ष्य है। बिल्कुल बड़ा लक्ष्य। तो उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, भारत में फूड प्रोसेसिंग या एग्रीकल्चर में अपार संभावनाएं हैं जिसका हम उचित तरह से दोहन नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहली एक चीज़ होती है कि टेक्नोलॉजी, हम जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए, स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, उसमें हमारी कमी है, हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा, हर आदमी का, ये क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ थोड़ा सा सोच हमारा छोटा है। यहाँ आने के बाद आंखें खुलती है कि कितना बड़ा काम कर सकते हैं। इसके पहले भी भारत, हमारी सीपा ट्रीटी हुई है, इसके अलावा I2U2 हुआ है, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए, है ना। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है इंडिया के लिए। अब हम भारतीयों को यह है कि हम सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकते हैं और यहाँ से हमें कस्टमर मिल सकते हैं। भारत अपने आप में एक जरूर कस्टमर बेस है, लेकिन ग्लोबल कस्टमर या पैसा कमाने के लिए बाहर का टैलेंट भी हम पे मिल सकता है। और पूछिए आप कुछ। मैं ये जानना आपसे चाहूँगा कि जो रोज़गार है, हाँ। भारतीयों को ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट में, अगर यूएई देखा जाए तो बड़ा रोज़गार का केंद्र बनता जा रहा है भारतीयों के लिए। तो ऐसी स्थिति में जबकि भारत से रिलेशन और अच्छे होंगे व्यापारिक, तो भारतीयों के लिए जो रोज़गार के हिसाब हैं यहाँ पर, वो और रास्ते हैं, वो और ज़्यादा खुलेंगे? निश्चित ही रास्ते और ज़्यादा खुलेंगे, लेकिन हम इसमें अपॉर्चुनिटी ऐसे ढूंढ सकते हैं कि हम इंडिया में और रास्ते खोल सकते हैं। हम हर चीज़ को वहाँ से रॉ भेजने के बजाय प्रोसेस करके अगर भेजेंगे तो जॉब वहाँ ज़्यादा क्रिएट होंगे, वहाँ से माल पैक होके आएगा और यहाँ से सीधा थर्ड कंट्री को एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसलिए ये हमें यहाँ कस्टमर मिलेंगे, इनको यहाँ सस्ता माल, सस्ती चीज़ें और उम्दा क्वालिटी की चीज़ें हम वहाँ इंडिया से दे सकते हैं। तो रोज़गार के अवसर वहाँ से आकर यहाँ करने को मैं रोज़गार नहीं मानता हूँ। अगर मेरे देश में ही रोज़गार के अवसर का सृजन होता है तो सबसे बढ़िया है। तो ये निश्चित ही अगर हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसी भी ऐसी बना रही है कि मेक इन इंडिया, प्रोड्यूस इन इंडिया, तो अगर हम वहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर करते हैं, एग्रीकल्चर में हम बहुत अच्छे हैं, कई चीज़ों में, जैसे हम बनाना में वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। तो अब हम इनको जब प्रोसेसिंग करते हैं, हमारे इंडिया में प्रोसेसिंग बहुत कम है, जो पिछले 5 सालों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उस अपेक्षित दर से नहीं बढ़ी जैसी बढ़ना चाहिए। तो ये अगर बढ़ती है तो इंडिया के लिए रोजगार की इंडिया में ही बहुत सारी संभावनाएं हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार ने अगर लक्ष्य लंबा और बड़ा लिया है तो ये सारी चीज़ें हमें बढ़ानी पड़ेंगी, उत्पाद भी बढ़ानी पड़ेंगी, सेवाएं भी बढ़ानी पड़ेंगी। कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं आप? सर, आज की परिस्थिति में हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी है, ये नॉलेज है और सब चीज़ें करने के लिए लोगों को उत्साह भी है। पहले भारत में पैसे की कमी हुआ करती थी, अब पैसे की कमी भी महसूस नहीं होती है। कई यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं। पहले 1 या 2 हमारे स्टार्टअप होते थे छोटे बड़े, लेकिन अब सैकड़ों यूनिकॉर्न्स हो गए हैं। तो भारत में वो कोई भी चीज़ नहीं बची है, सिर्फ माइंडसेट और विज़न की ज़रूरत है। भारतीयों को अगर ये बता दिया जाए कि खुला क्षेत्र है, यहाँ से आप न्यूजीलैंड ये भेज सकते हो, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया ये भेज सकते हो और ऐसा बनाओ, मैं नहीं मानता हूँ कि कोई संभावनाओं की कमी है। एक अंतिम सवाल आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ के जो व्यापारी हैं यूएई के, उनका क्या नज़रिया है भारत के प्रति? चूँकि भारत के लोग यहाँ बड़े पैमाने पर सेवाएं दे रहे हैं, भारत के बहुत सारे उत्पाद यहाँ पर बिक रहे हैं, क्या नज़रिया है उनका? देखिए, आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले मैं बताऊँ तो भारत का नागरिक का थोड़ा दर्जा कम था, आज सबसे टॉप लेवल पे है।
बंगाली, नेपाली या पाकिस्तानी को छोड़ दीजिए, पहले हम उन्हीं के साथ गिनती में आते थे लीडर में 1, 2, 3 नंबर पर। अब हम बहुत ज़्यादा टॉप है एकदम, इंडियंस को बहुत ज़्यादा स्टेटस के साथ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। नॉट ओनली इन दिस, मैं अमेरिका गया, जापान गया, हर जगह देखा कि इंडिया के लोगों की सारी चीज़ें बदल गई, उनके लिए लोगों का सोच ही बदल गया है। पिछले 5 सालों में तो ज़बरदस्त चेंज देखने को मिला। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना व्यापारिक रणनीतिकार प्रवीण कुमार साहब को, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से भारत और यूएई के रिश्ते और मजबूत हो रहे हैं, ख़ास तौर पर व्यापारिक रिश्ते, और इन रिश्तों के ज़रिए हम दुनिया भर में अपने उत्पाद पहुंचा सकते हैं और अपनी इकनॉमी को भी सबल कर सकते हैं। पीयूष पांडे, TV9, भारतवर्ष, दुबई। दिल्ली के लोगों को इस शख्स से परिचय की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं और सभी मानते भी हैं कि फौजान अलावी साहब की अलाना सन्स ने दुनिया भर में अपने रिश्ते कायम किए हैं अपने प्रोडक्ट्स के ज़रिए। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि यूएई में, दुबई में जो बैठकें चल रही हैं व्यापारिक भारत और यूएई के बीच में, किस तरह से देखते हैं आप और कितना भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण है? सब भारत के ट्रेड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, और दूसरी बात एक चीज़ और आप देखिए, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है उनका जो एक बहुत ही गहरा संबंध है, उससे पूरे देश को बहुत फ़ायदा होगा। और उससे यूएई के थ्रू हम लोग पूरा अफ्रीका को एज अ मार्केट कवर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पहले से ट्रेडिंग हब बहुत पुराना है, ये यूएई आज का हब नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम अपने संबंधों को एक कमर्शियल लेवल पे ले जा करके पूरे देश के लिए उसमें काम करें। यूएई भी शायद यही चाहता है कि भारत पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाए और उसे कभी आपूर्ति में कमी ना आने पाए, ताकि वो भी दुनिया भर में अपनी शोहरत हासिल कर सके। करेक्ट है। देखिए, हिंदुस्तान में, हमारे देश में खाने का जितना बड़ा एक भंडार है, कोई भी चीज़ ले लीजिए आप, गेहूं ले लीजिए, चावल ले लीजिए, सब्ज़ी ले लीजिए, चिकन ले लीजिए, मीट ले लीजिए, तो हम तो एक पूरे दुनिया के लिए फूड बास्केट बन सकते हैं। और आई थिंक उसका वो एक जो है पोटेंशियल, वो यूएई ने उसको समझा है और उसको हम लोगों के थोड़ा बड़े लेवल पे लेके जाना चाहिए। और यूएई और यूएई के आसपास जितने मुल्क हैं उनको सबको कैटर करना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग के जो विनिर्माण क्षेत्र के लोग हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे ताकि वो भी इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में आगे आएं, क्योंकि बहुत हेजिटेशन है इंडिया में व्यापारियों को इस क्षेत्र को लेकर के? नहीं, देखिए, यूएई में अगर आप देखिए, कल रात में हम लोग की यही डिस्कशन हो रहा था कि इनको बेस्ट ऑफ बेस्ट चाहिए, ठीक है। और दुनिया में हर जगह आदमी अपने लिए खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है। तो अगर हिंदुस्तान से जितने व्यापारी हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, ये मेड इन इंडिया को क्रेडिबिलिटी बनाएं, और क्या कहते हैं कि आदमी आग देख बंद करके मेड इंडिया ले तो लेके चले। तो दिस इज़ द क्रेडिबिलिटी दैट वी ऑल हैव टू क्रिएट। अगर ये बन जाएगी तो आपका मार्केट अपने आप खुलता चला जाएगा। यानी कि जो एक शायरी है बहुत चर्चित है कि मैं तो चला था अकेले जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो कारवां बनाने की ज़रूरत है भारतीयों को। हाँ, भारतीय। और देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी हमारी है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, कुछ भी हो, किसी भी लाइन का, किसी भी सेक्टर का, वो वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा तो फिर वो 4 दिन के बाद दुकान बंद हो जाती है। यानी कि अगर आपको अपनी साख मजबूत करनी है तो आपको वो प्रोडक्ट उस तरीके का देना भी होगा। हाँ, देखिए, बहुत से मुल्क हैं जहाँ पर क्या कहते हैं, उनका वो क्रेडिबिलिटी पे बहुत जोर देते हैं अपनी, और उससे उनकी साख बनती है। कल मेरी वाणिज्य मंत्री जी से बात हुई, उन्होंने स्पष्ट किया कि तेल क्षेत्र को छोड़ करके अन्य जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका जो उन्होंने लक्ष्य रखा है वो $100 बिलियन का रखा है। तो $100 बिलियन बहुत बड़ा लक्ष्य है। किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि भारत का अभी $55 मिलियन का लक्ष्य जो है वो कंप्लीट हुआ है। देखिए, अगर वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाइएगा ना, तो ये 100 बिलियन का 150 बिलियन होने में टाइम नहीं लगेगा। ये जिम्मेदारी फिर हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ हम लोगों की है कि जो आप बनाएं वो उसको आपका कस्टमर आग बंद करके बगैर खोले हुए ले ले कि ये यहाँ से आया है, हिंदुस्तान से आया है। नाम पर भरोसा करें। नाम पे भरोसा करें। हम लोगों को पूरे देश को ये बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये समय है
ये समय बार बार आता नहीं है। हाँ, और कॉमर्स मिनिस्टर साहब तो इतना इनिशिएटिव लेते हैं और इंडिविजुअली सबको अटेंड करते हैं, तो उसका पूरे देश को, इंडस्ट्री को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना फौजान रावी साहब को, और उनका कहना है कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाइए कि फिर से कस्टमर आपके पास आए, चाहे वो किसी देश का हो और या किसी भी दुनिया का हो। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, दुबई।